हेलो। 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 हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है 11th क्लास का, उसका अब हम कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक का। लॉज ऑफ मोशन की जो स्टार्टिंग है ना, वो होती है फोर्सेस से। फोर्सेस, इंट्रोडक्शन टू फोर्सेस, वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो इस पूरे पोर्शन का हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हाँ, ये चैप्टर ये है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, देखो लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में फोर्सेस का डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो फोर्स का मतलब क्या है? वैसे फोर्स का मतलब 11th क्लास के बच्चों को पता होता है। फोर्स इज ए टाइप ऑफ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम धकेल रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अगर धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं उसे, यानी कि फोर्स लगा रहे हैं। किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तब भी हम कहते हैं हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस जो है ना, फोर्सेस को कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस डिस्कस कर रहे हैं। टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस में एक फोर्स होती है कांटेक्ट फोर्स, और दूसरी फोर्स होती है फील्ड फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। देखो, कांटेक्ट फोर्स इसके वैसे नाम से ही पता चल रहा है। कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्स ऐसी फोर्स है कि ये फोर्स तब एग्जिस्टेंस में आती है जब ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट हो। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में है ना, तभी ये कांटेक्ट फोर्स लगती है, और अगर कांटेक्ट में नहीं है तो कांटेक्ट फोर्स खत्म हो जाएगी। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट नहीं रहा, तो ये कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। मैं लिख देता हूँ ये कांटेक्ट फोर्स। ऑब्जेक्ट्स अप्लाई कांटेक्ट फोर्स ऑन ईच अदर when these objects are in contact. Objects apply contact force on each other when these objects are in contact. और अगर ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट खत्म हो जाए ना, ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट खत्म हो गया तो कांटेक्ट फोर्स भी जीरो हो जाती है। इफ ऑब्जेक्ट्स लूज कांटेक्ट फोर्स, सॉरी, if objects, if objects lose contact with each other, contact force becomes zero. Contact force becomes zero. Example of contact force. Examples. कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल होता है एक नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन का जो सिंबल है वो है एन। फिर एक कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन भी होती है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स। ये सारी चीजें ना आगे डिटेल में है। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन तो अभी आज की इसी पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में नॉर्मल रिएक्शन के बारे। ठीक है, फ्रिक्शन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फ्रिक्शन के बारे भी 11th के बच्चे पहले से ही जानते होते हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वो फोर्स है जो मोशन को ओपोज करती है। जैसे अब मान लो ये मेरे हाथ पे ये डस्टर है। ठीक है, मेरे हाथ पे ये डस्टर, अब डस्टर अगर आगे जाने लगे, ठीक है, डस्टर अगर आगे जाने लगे तो मेरे हाथ और डस्टर के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगी। ठीक है,
अगर डस्टर आगे जा रहा होगा ना, तो मेरा हाथ डस्टर पे ऐसे पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होगा, डस्टर को आगे जाने से रोक रहा होगा। फ्रिक्शन जो है वो हमेशा मोशन को ओपोज करती है। तो अगर ये डस्टर आगे जा रहा है, तो मेरा हाथ इस पे फ्रिक्शन लगा रहा है पीछे की तरफ। ठीक है। तो फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि डस्टर और हाथ के बीच में कांटेक्ट है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स है। अच्छा, आप डस्टर को ऊपर उठा लिया, डस्टर को ऊपर उठा लिया, मैं ऊपर ऊपर से इसको आगे ले जा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर ऊपर से आगे ले जा रहा हूँ। तो अब पूछा जाए कि अब ये डस्टर और ये नीचे वाले हाथ के बीच में कितनी फ्रिक्शनल फोर्स है, जीरो ही तो बोलेंगे, क्योंकि डस्टर और नीचे वाला हाथ तो अब कांटेक्ट में ही नहीं है। डस्टर और ये नीचे वाला हाथ कांटेक्ट में नहीं है, तो फ्रिक्शन तो कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है, तो उसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं है। ठीक है। तो जब भी दो चीज़ों का आपस में कांटेक्ट खत्म हो जाता है ना, तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। और कांटेक्ट फोर्स लगने के लिए ऑब्जेक्ट्स का आपस में कांटेक्ट होना जरूरी होता है। ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में फ्रिक्शन तभी लगाएंगे जब दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर कांटेक्ट ही नहीं है, तो फ्रिक्शन तो जीरो होगा ना दोनों के बीच में। ठीक है। बाकी नॉर्मल रिएक्शन, काफी हम नॉर्मल रिएक्शन की डिटेल में जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। हाँ, ये तो कांटेक्ट फोर्स था। फिर दूसरी टाइप की फोर्सेस होती हैं फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स वैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, फील्ड फोर्स किसी फील्ड में लगती होगी। फील्ड इन द सेंस, एक ऑब्जेक्ट पे ना, एक ऑब्जेक्ट पे फील्ड फोर्स तब लगती है जब ये ऑब्जेक्ट किसी एक सर्टेन फील्ड में आ जाता है, किसी एक सर्टेन रीजन में आ जाता है। फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, बिना कांटेक्ट के भी फील्ड फोर्स लग जाती है। तो जब किसी एक ऑब्जेक्ट को, मतलब फील्ड फोर्स जो है ना, वो एक ऑब्जेक्ट को किसी फील्ड में लाने की वजह से लगती है। ये लिख देता हूं, बाकी हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। फील्ड फोर्स इज experienced by an object if this object is brought in some field. Physical contact, physical contact is not necessary to experience experience field force. Physical contact is not necessary to experience field force. इसका एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फील्ड फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग जाती है जब ऑब्जेक्ट को किसी फील्ड में लाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब ये फिर मैं डस्टर की बात कर रहा हूँ। इस डस्टर पे अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगा ही रही है। इस डस्टर का जो वेट है, डस्टर का जो वेट है mg, वो फोर्स ही तो है जो अर्थ इस पे लगा रही है। तो ये डस्टर अभी तो अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, ये तो हवा में है ना। ये डस्टर तो हवा में है, अर्थ के कांटेक्ट में तो नहीं है, मगर अर्थ इस पे अभी भी फोर्स लगा रही है। ठीक है। तो फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस होने के लिए कोई फिजिकल कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस डस्टर को अगर मैं ग्राउंड पे रख दूं, डस्टर को ग्राउंड पे रखूं, तब भी अर्थ इस पे फोर्स लगा रही होगी, यानी कि अर्थ के कांटेक्ट में ये डस्टर है तब भी ये वाली फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है ये डस्टर, ऊपर है, हवा में है, अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, तब भी ये फोर्स लग रही है। ठीक है। तो फील्ड फोर्स तब लगती है जब ऑब्जेक्ट किसी फील्ड में आ जाता है। कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फील्ड फोर्स। अब जैसे सन इज अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, सन भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे लगा रहा है। तो अर्थ कोई सन के कांटेक्ट में थोड़ी है। सन ने अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया हुआ है, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड पूरे सोलर सिस्टम में फैला हुआ है, उसके भी बाहर गया हुआ है सन का ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ है, तो वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से अर्थ पे ये फोर्स लग रही है। ठीक है। तो फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए कोई फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस अगर कोई मास किसी दूसरे मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया, तो इस मास पे फील्ड फोर्स लगने लगेगी। ठीक है।
तो अर्थ सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में है ना, तो अर्थ पे ये फील्ड फोर्स लगने लगी। तो फील्ड फोर्स लगने के लिए कोई फिजिकल कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब ये चैप्टर की स्टार्टिंग ना इसी के डिस्कशन से होती है, नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन जो है अब इसको पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एन। नॉर्मल रिएक्शन जनरली बच्चों को पता होता है, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, कैसे लगता है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, किसी फ्लोर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसा देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब अर्थ इसको नीचे पुल कर रही है ना, अर्थ इसको नीचे पुल कर रही है, और जो नीचे वाला सरफेस है ना, नीचे वाला सरफेस इस पे एक कांटेक्ट फोर्स लगा रहा होता है, जिसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। नीचे वाला फ्लोर इस पे एक कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है, ये ऐसे ऊपर की तरफ, एन। नीचे वाला सरफेस इस ब्लॉक पे एक अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ठीक है। इसी को इस फोर्स एन को नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। फॉर ब्लॉक प्लेस्ड ऑन फ्लोर, कॉमा, फ्लोर exerts upward force n on block, ठीक है। फोर्स, सॉरी, सर, फ्लोर एक्सर्ट्स अपवर्ड फोर्स एन ऑन ब्लॉक। वैसे ये नॉर्मल रिएक्शन लगता क्यों है, मतलब हम पूरा फंडामेंटल्स में जा रहे हैं ना। नॉर्मल रिएक्शन क्यों लगता है, इसका रीज़न क्या है, मतलब हमने हमने इस फ्लोर के ऊपर ये ब्लॉक रखा, सरफेस ने इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाने, सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाने लग गया, क्यों? इसका क्या रीज़न है? इसका आंसर काफी बच्चे दे देते हैं कि सर वो नॉर्मल रिएक्शन एमजी का रिएक्शन ही तो है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी नॉर्मल रिएक्शन के नाम में रिएक्शन आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन के नाम में रिएक्शन आ रहा है तो फिर हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एमजी का ही रिएक्शन होता होगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल गलत है, मैं लिख रहा हूँ पहले, क्योंकि ये कई बार बच्चे बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन एन इज रिएक्शन फोर्स ऑफ एमजी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नॉर्मल रिएक्शन इज रिएक्शन फोर्स ऑफ एमजी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। वैसे क्या गलती है इसमें? नॉर्मल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में तो लग रहे हैं, ये एक्शन रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं ना। तो एमजी देखो डाउनवर्ड लग रहा है, एमजी डाउनवर्ड लग रहा है और एन अपवर्ड लग रहा है। तो एमजी और एन की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, फोर्स भी बराबर है, फोर्स भी बराबर है, एन इक्वल टू एम जी तो होता है, ये एन इक्वल टू एम जी होता है, ठीक है। तो एन और एम जी एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं है, और डायरेक्शन ऑपोजिट है दोनों की, डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, एन इक्वल टू एम जी। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं बनाते हैं? इसका आंसर काफ़ी कम बच्चे दे पाते हैं, वैसे ज़्यादातर बच्चे यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका एक्चुअल आंसर ये है कि देखो, आपको पता होगा एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये एक बहुत बेसिक स्टेटमेंट है। एक्शन एंड रिएक्शंस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अरे यहाँ एन और एम जी तो दोनों एक ही ब्लॉक पे लग रहे हैं, देखो। एम जी क्या है? अर्थ। अर्थ जो फोर्सेस ब्लॉक पे लगा रही है, अर्थ जो फोर्सेस ब्लॉक पे लगा रही है वो एम जी है, ठीक है। और नीचे वाला सरफेस जो ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है वो एन है। तो एन और एम जी तो दोनों एक ही ब्लॉक पे लग रहे हैं। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ऑब्जेक्ट पे थोड़ी लगते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एन और एम जी तो दोनों ही ब्लॉक पे लग रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई एन एंड एम जी आर नॉट एक्शन रिएक्शन, ये लिख रहा हूं मैं। एन
and mg are not action reaction pair as they both are as they both are acting on सेम ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में ब्लॉक। दे बोथ आर एक्टिंग ऑन सेम ऑब्जेक्ट। दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं तो कम से कम एक्शन रिएक्शन तो नहीं है। तो एक्शन रिएक्शन है कहाँ, ये भी तो सोचना है। एक्शन रिएक्शन है कहाँ, अगर ये एन और एम जी एक्शन रिएक्शन नहीं है तो फिर इस एम जी का रिएक्शन कहाँ है और इस एन का रिएक्शन कहाँ है, ये भी तो सोचना है ना। इस पे हम आएंगे, ठीक है, इस पे हम आएंगे। मगर पहले और थोड़ा एक दो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन की। हाँ, ऊपर क्या लिखा था, फॉर ब्लॉक प्लेस्ड ऑन फ्लोर, फ्लोर एक्सर्ट्स अपवर्ड फोर्स एन ऑन ब्लॉक। क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले ये पूछ रहा था कि नॉर्मल रिएक्शन लगता क्यों है, तो मैंने ये पूछा नॉर्मल रिएक्शन क्यों लगता है। काफ़ी बच्चे जवाब दे देते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन एमजी का रिएक्शन होता है। हमने यहाँ डिस्कस कर लिया कि नॉर्मल रिएक्शन एमजी का तो रिएक्शन नहीं है। तो फिर क्वेश्चन तो सेम आ गया वापस कि नॉर्मल रिएक्शन क्यों लगता है। नॉर्मल रिएक्शन का रीज़न क्या है, एमजी का रिएक्शन तो नहीं है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन का क्या रीज़न है, किसी को पता है नॉर्मल रिएक्शन लगता क्यों है। इसका जो एक्चुअल रीज़न है ना, कुछ बच्चे बता देते हैं इसका एक्चुअल रीज़न। देखो, अगर मान लो नॉर्मल रिएक्शन ना लगता, नीचे वाला फ्लोर नहीं लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नीचे वाला सरफेस नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा रहा है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये ब्लॉक तो अपने वेट की वजह से सरफेस में पेनिट्रेट कर जाता है। अगर नीचे वाला सरफेस एन ना लगाए, नीचे वाला सरफेस ब्लॉक को रोकने की कोशिश ना करे, तो अपने वेट एम जी की वजह से तो ब्लॉक ऐसे सरफेस में पेनिट्रेट कर जाएगा, अंदर घुस जाएगा ये सरफेस के। और वैसे बताओ कि एम जी मतलब नॉर्मल रिएक्शन एम जी के इफेक्ट को नलीफाई कर रहा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन प्रिवेंट्स द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पेनिट्रेटिंग इनटू ईच अदर, ठीक है। एक मिनट। और वैसे अगर देखें नॉर्मल रिएक्शन ना हो, नॉर्मल रिएक्शन ना हो तो एम जी सरफेस में एम जी की वजह से ब्लॉक पेनिट्रेट कर जाएगा। पेनिट्रेट करके वैसे जाएगा कहाँ, कहाँ जाके रुकेगा, ये ब्लॉक एम जी की वजह से सरफेस में पेनिट्रेट कर गया, रुकेगा कहाँ जाके बताओ, कहाँ जाके रुकेगा। ये जो ब्लॉक है ना, फिर तो ऐसे तो अर्थ के सेंटर पे ही जाके रुकेगा, क्योंकि अर्थ तो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है, ठीक है। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है, इस ब्लॉक को भी अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। इसको कोई रोकने वाला तो है नहीं, तो ये ब्लॉक पहुंच जाएगा अर्थ के सेंटर पे। ऐसे तो अर्थ के सरफेस पे जितनी भी चीजें पड़ी हैं सारी अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाए, विच इज नेवर पॉसिबल, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन प्रिवेंट्स द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पेनिट्रेटिंग इनटू ईच अदर। ये जो ब्लॉक है अपने mg की वजह से ना नीचे वाले सरफेस में पेनिट्रेट करना चाहेगा, नीचे वाले सरफेस में पेनिट्रेट करना चाहेगा, नीचे वाला सरफेस इस पे n लगा देगा और और ब्लॉक को पेनिट्रेट करने से रोक देगा। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन n prevents the prevents the objects from penetrating into each other, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन prevents the objects from penetrating into each other। और अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, फोर्सेस दो टाइप की होती हैं, फोर्सेस दो टाइप की होती हैं, पुशिंग फोर्स एंड पुलिंग फोर्स। तो ये बताओ नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग फोर्स है या पुलिंग फोर्स है, पुशिंग फोर्स या पुलिंग फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, इट इज़ ए पुशिंग फोर्स, क्योंकि देखो ये नीचे वाला जो सरफेस है, नीचे वाला सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगा के ब्लॉक को अपने से दूर पुश कर रहा है, ठीक है। ब्लॉक के नीचे जो सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन लगा के ब्लॉक को अपने से दूर यानी ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, दैट्स वाई नॉर्मल रिएक्शन इज ए पुशिंग फोर्स। एन इज ए
पुशिंग फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन इज ए पुशिंग फोर्स, और बाकी इसके बाद एक और फोर्स हम बात करेंगे, टेंशन। एक टेंशन इन ए स्ट्रिंग भी होता है, टेंशन इन ए स्ट्रिंग। नॉर्मल रिएक्शन तो पुशिंग फोर्स है, बट ये जो टेंशन इन ए स्ट्रिंग है ना, ये पुलिंग फोर्स होती है। ठीक है, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। पहले नॉर्मल रिएक्शन की पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन लेंगे इस पे, उसके बाद हम टेंशन के डिस्कशन पे जाएंगे। ठीक है, हाँ। नॉर्मल रिएक्शन इज ए पुशिंग फोर्स, हाँ। अब एक पिछले क्वेश्चन पे दोबारा जा रहे हैं। अगर एन और एम जी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर जरा दिखा तो दें। मतलब कहाँ है इस एम जी का? अगर एम जी की किसके साथ एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहा है, ये एन का एक्शन रिएक्शन पेयर किसके साथ बन रहा है? एन एंड एम जी डू नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। एन एंड एम जी डू नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, फुल स्टॉप। एक्चुअल action reaction actual action reaction pairs are, ये एक्चुअल जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो शो कर रहा है। देखो, नॉर्मल रिएक्शन का अगर रिएक्शन शो करना है ना, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर ब्लॉक है। ठीक है, और ये सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। ठीक है। अच्छा, हाँ, एक और चीज अगर हम सोचें, एन और एम जी में क्या रिलेशन है? इसमें कोई डाउट नहीं है कि एन इक्वल टू एम जी ही है, क्योंकि देखो ना, नॉर्मल रिएक्शन प्रिवेंट्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पेनिट्रेटिंग इनटू ईच अदर। इसका मतलब तो यही है ना। देखो, ये ब्लॉक फोर्स mg की वजह से, ये ब्लॉक mg फोर्स की वजह से सरफेस में पेनिट्रेट करना चाहेगा, तो नीचे वाला सरफेस n लगा के mg को बैलेंस कर देगा। ठीक है, ये ब्लॉक mg की वजह से नीचे वाले सरफेस में पेनिट्रेट करना चाहेगा, और नॉर्मल रिएक्शन इस mg को बैलेंस कर रहा है। यानी नॉर्मल रिएक्शन तो mg के बराबर ही हुआ ना, ये लिख देता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन प्रिवेंट्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पेनिट्रेटिंग इनटू ईच अदर, hence in above figure, hence in above figure n इक्वल टू एम जी। ठीक है, ऊपर जो फिगर बनाई है उसमें n इक्वल टू एम जी होगा। हाँ, इस पे वापस आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये फ्लोर ब्लॉक को अपने से दूर पुश कर रहा है n लगा के। ठीक है, तो ब्लॉक भी तो इसका रिएक्शन फ्लोर पे कर रहा होगा। ब्लॉक इस फोर्स का रिएक्शन इस ब्लॉक पे, ब्लॉक इस नॉर्मल रिएक्शन का भी एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है सरफेस पे। ठीक है, तो ये दोनों एन ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो एन है ना, मैं इधर लिख दूं अगर, दिस एन, दिस एन इज अप्लाइड बाय फ्लोर ऑन ब्लॉक। ठीक है, ऊपर वाला जो एन है ना, ऊपर वाला जो एन है वो फ्लोर ने ब्लॉक पे लगाया है, और नीचे वाला जो एन है, दिस एन इज अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन फ्लोर। ब्लॉक ने फ्लोर पे ये लगाया है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन है। ठीक है, ये जो दो एन हमने दिखाए हैं ये एक्शन रिएक्शन है। तो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, क्लियरली दिख रहा है। ऊपर वाला जो एन है वो फ्लोर ने लगाया, ब्लॉक पर लगाया। नीचे वाला एन ब्लॉक ने लगाया और फ्लोर पे लगा दिया। ठीक है, तो ऊपर वाला एन ब्लॉक पे लग रहा है, नीचे वाला एन फ्लोर पे लग रहा है, तो डेफिनेटली दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, तो अच्छा, चलो, नॉर्मल रिएक्शन का तो हमने रिएक्शन दिखा दिया कहाँ पर है, जरा एमजी की भी बात कर लें। एमजी के, अब अगर अगर ये एन एमजी का रिएक्शन नहीं है, ठीक है, अच्छा यहाँ लिख रहा हूँ, ये एन है एमजी के बराबर ही, एन की वैल्यू एमजी के बराबर ही है, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे वाले सरफेस को क्यों पुश कर रहा है? ये ब्लॉक कौन सी फोर्स लगा के नीचे वाले सरफेस को पुश कर रहा है? ये ब्लॉक अपने वेट के बराबर फोर्स लगा के ही तो इसको पुश कर रहा है। तो डेफिनेटली ये एन इक्वल टू एम जी ही है, वैल्यू इसकी एम जी ही है। मगर एन एम जी का एक्शन रिएक्शन पेयर, एन
mg के साथ एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बना रहा है। तो चलो अब हमने n का रिएक्शन दिखा दिया, अब जरा mg का रिएक्शन भी सोचें। mg का रिएक्शन कहाँ लग रहा है? तो कोई बच्चा ही सोच के बताओ। ये ब्लॉक का वेट है mg, ठीक है। ब्लॉक का वेट mg है, इसका रिएक्शन कहाँ है? इस mg का रिएक्शन कहाँ है? ये ब्लॉक का वेट mg जो है, इसका रिएक्शन कहाँ है? इसका जवाब दे देते हैं वैसे बच्चे। कुछ बच्चे तो बैच में इसका आंसर दे देते हैं। देखो, mg फोर्स कौन किस पे लगा रहा है? ये जो mg फोर्स है ना, अर्थ इस ब्लॉक पे लगा रहा है ना। अर्थ इस ब्लॉक पे mg फोर्स लगा के, वेट के बराबर फोर्स लगा के ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये ब्लॉक भी अर्थ को खींच रहा होगा। ब्लॉक जो अर्थ पे इसका रिएक्शन फोर्स लगा रहा है ना, वो भी mg के इक्वल होगा। यानी कि इसमें ये बोलेंगे, देखो, ये अर्थ है, ठीक है। और अर्थ के ऊपर मान लो यहाँ एक ब्लॉक, ये मतलब ये ब्लॉक अर्थ के कंपैरिजन में वैसे बहुत छोटा होगा। तो अर्थ इस ब्लॉक को अपनी तरफ पुल कर रही है mg फोर्स लगा के। तो ब्लॉक भी तो अर्थ को अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर ये अर्थ ब्लॉक को फोर्स mg लगा के अपनी तरफ खींच रही है, तो ये ब्लॉक भी तो अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। और ब्लॉक अर्थ के सेंटर पे फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि शायद आपने पढ़ा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लग रही होती है। मतलब अगर हमने ओवरऑल ग्रेविटेशनल फोर्स दिखानी है ना, तो ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लगती हुई दिखाते हैं। तो ब्लॉक जो अर्थ पे फोर्स लगा रहा है वो ऐसे है mg, वो अर्थ के सेंटर पे है, वो अर्थ के सेंटर पे है, ठीक है। तो दिस इज फोर्स बाय अर्थ ऑन ब्लॉक, ठीक है। और ये जो है ना, फोर्स बाय ब्लॉक ऑन अर्थ। और ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। अब ये जो ब्लॉक जो फोर्स अर्थ पे लगा रहा है, उससे अर्थ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अर्थ इज सो हैवी, अर्थ इज सो हैवी, अर्थ पे ऐसी mg से कुछ नहीं होना है उसका, ठीक है। बट बाकी हाँ, एक्शन रिएक्शन है तो सही ना, एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो हमने शो कर दिया, ठीक है। आगे चल रहे हैं। हाँ, अब देखो, ये तो हम अभी काफी सिंपल केस ले रहे थे कि फ्लोर पे बस एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब मान लो ब्लॉक्स का एक स्टैक है, स्टैक मतलब ढेर है ब्लॉक्स का। एग्जाम्पल, कंसीडर 3 ब्लॉक्स। 3 ब्लॉक्स हैं, ये ऐसे सरफेस, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, फिर दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ठीक है। तो ऊपर वाले ब्लॉक का मास m1, इसका m2, इसका m3। और हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्मल रिएक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है, मतलब दो चीज़ें अगर कांटेक्ट में हैं तो उनके बीच में नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो फिर तो इसका मतलब ये होगा, m2 m1 के कांटेक्ट में है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। m2 m1 को अपने से दूर पुश कर रहा होगा n1 फोर्स लगा के। m3 m2 के कांटेक्ट में है, m3 भी m2 को अपने से दूर पुश कर रहा होगा। और ये m3 ग्राउंड के कांटेक्ट में है, नीचे से ग्राउंड भी m3 को पुश कर रहा होगा, ठीक है। आ, अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, ये n1 क्या है, n2 क्या है। तो n1 इक्वल टू, हाँ, n1 को किसके इक्वेट करें बताओ? n1 किसके बराबर होगा? ये बच्चे इजीली बता देते हैं, देखो, इस n1 का पर्पस क्या है? ऊपर वाले ब्लॉक को बैलेंस करना, ठीक है। n1 का पर्पस है ऊपर वाले ब्लॉक का वेट बैलेंस करना, तो n1 तो ऊपर वाले ब्लॉक के वेट के बराबर होगा m1g, ठीक है। n1 ऊपर वाले ब्लॉक के वेट के इक्वल है। n2 की अगर बात करें, n2 का यहाँ पर्पस क्या है? n2 का पर्पस है इन दो ब्लॉक्स को बैलेंस करना। n2 का पर्पस है इन दो ब्लॉक्स को बैलेंस करना, तो n2 हो जाएगा m1 प्लस m2g, ठीक है।
अब N3 की बात करें, N3 तो सभी को बैलेंस कर रखा है N3 ने। इस नॉर्मल रिएक्शन N3 ने तो सबको बैलेंस कर रखा है। तो N3 की जो वैल्यू होगी वो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी होगी। ठीक है, N3 ये होगा। आइडिया पता है क्या है? देखो, जैसे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जो होती है ना, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, जैसे एक एक मकान है जिसकी 3 मंजिल है। एक मकान की 3 मंजिल है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। तो मैं तो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। दूसरा फ्लोर जो है ना, दूसरे फ्लोर पे तो सिर्फ थर्ड फ्लोर का ही वेट पड़ रहा होगा। मगर जो पहला फ्लोर है, पहले फ्लोर पे दूसरे और तीसरे फ्लोर का भी वेट पड़ रहा होगा। और जो बिल्डिंग की फाउंडेशन है, जो बिल्डिंग की नींव होती है, बिल्डिंग की जो नींव है, फाउंडेशन है, अरे उस पे तो सारी बिल्डिंग का वेट पड़ रहा है। इसीलिए तो N3 जो है पूरा ऊपर वाले कंबाइंड वेट के बराबर है। यहाँ पे जो फोर्स लग रही है सिर्फ ऊपर वाले 2 फ्लोर्स का वेट है। ठीक है, वो कंसेप्ट लगा है। और अगर किसी को यहाँ डाउट हो के ये फिर इनके रिएक्शंस कहाँ हैं, वो रिएक्शंस ना मैंने शो नहीं किए। रिएक्शंस यहाँ शो नहीं किए, देखो। M2 अगर M1 को अपने से दूर पुश कर रहा है ना, तो M2 भी एम M1 भी M2 को अपने से दूर पुश कर रहा होगा। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। M3 अगर M2 को पुश कर रहा है तो M2 भी M3 को पुश कर रहा होगा, सेम फोर्स लगा के डाउनवर्ड। और ग्राउंड अगर M3 को पुश कर रहा है M3 लगा के, तो M3 भी इतनी फोर्स ही ग्राउंड को लगा के डाउनवर्ड पुश कर रहा होगा। ठीक है, इनके भी रिएक्शन फोर्सेज होंगे। बट क्या होता है, ऐसी फिगर में हम सारे रिएक्शंस दिखा दें ना, तो उससे बहुत ज़्यादा कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसलिए पहले मैंने रिएक्शंस इनके नहीं दिखाए थे। बाकी किसी ने अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है तो कर लो। ठीक है। बाकी मैं अपनी तरफ से एक बार ये रिएक्शन फोर्सेस रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें फिगर में बना दी जाती हैं ना, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। उसमें मैंने वर्बली बता दिया, ड्रॉ भी कर दिया एक बार, उतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं। अब हम प्रॉपरली ना नॉर्मल रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, जो थोड़ा एंट्रेंस एग्जाम्स के लेवल पे ही ज़्यादातर देखे जाते हैं। NCERT के हिसाब से थोड़े मुश्किल हो जाएंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो एक दो क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ। ये फिगर ड्रॉ कर लो एक। ये एक स्फेयर, ठीक है, एक ये स्फेयर है। और स्फेयर जो है ना, दो सरफेसेस के बीच में है। एक है ये इंक्लाइंड सरफेस, और एक ये वर्टिकल सरफेस। वर्टिकल तो खैर वॉल है। ठीक है, वर्टिकल वॉल। और ये इधर नीचे फ्लोर ऐसे है। ये ऐसे इसकी शेडिंग कर दी। यूजुअली यूजुअली फिजिक्स में जो सरफेसेस होते हैं ऐसे शेडिंग करके हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिगर वगैरह देखोगे ना, कहीं बनी ऐसी बनी होती है। और इधर ये वॉल, वॉल को ऐसे शेडिंग कर दिया। और ये एंगल 30 डिग्री। ठीक है, और वॉल तो वर्टिकल ही होती है ना, वॉल वर्टिकल है, ये 30, तो इधर वाला यानी कि 60 डिग्री। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है, ये जो स्फेयर है इसका मास है M। क्वेश्चन ये है, स्फेयर ऑफ मास M is in equilibrium at position shown. Full stop. Find normal reactions N1 and N2 acting on sphere. Find normal reaction N1 and N2 acting on sphere. वैसे नॉर्मल रिएक्शन N1 N2 कौन से होंगे? बड़ा सिंपल बात है। देखो, जब भी दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में होती हैं, दो चीज़ें जब आपस में कांटेक्ट में होती हैं तो दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो देखो, ये स्फेयर यहाँ इंक्लाइंड प्लेन के कांटेक्ट में है, स्फेयर।
इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में इंक्लाइन प्लेन से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और ये स्फेयर यहाँ वॉल के कांटेक्ट में भी है, वॉल के कांटेक्ट में वॉल से भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन इज ए पुशिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इज ए पुशिंग फोर्स। तो इधर से ये इंक्लाइन प्लेन स्फेयर को अपने से दूर पुश करेगा, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन n1 लगा के, इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल रिएक्शन n1 लगा के स्फेयर को अपने से दूर पुश कर रहा है। इधर से ये भी जो वॉल है नॉर्मल रिएक्शन n2 लगा के स्फेयर को अपने से दूर पुश करेगी, ठीक है। थोड़ा फिगर हम ऐसे बनाएंगे कि n1 और n2 को अगर एक्सटेंड करते हैं तो वो स्फेयर के सेंटर से पास करते हैं, ठीक है। n1 और n2 को एक्सटेंड करें तो स्फेयर के सेंटर से पास करने चाहिए, क्योंकि n1 और n2 स्फेयर के परपेंडिकुलर ही तो हैं, इसलिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बोला है ये n1 और n2 निकालने का। हाँ तो फिर सोचो इसके बारे कैसे करना। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में मैं देता हूँ बच्चों को थोड़ा टाइम क्लास में सोचने का। ये तो रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ तो इसमें देखो, एक बड़ा मैं बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ आपको फिजिक्स का। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, जैसे ये स्फेयर, देखो ये स्फेयर इक्विलिब्रियम में है ना, स्फेयर इक्विलिब्रियम में, और हम कहेंगे, हम कह सकते हैं ये स्फेयर पूरे प्लेन में इक्विलिब्रियम में, पूरे प्लेन में इक्विलिब्रियम, प्लेन में इक्विलिब्रियम मतलब ना ये लेफ्ट राइट जा रहा है, ना ऊपर नीचे जा रहा है, ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर एक प्लेन में इक्विलिब्रियम में है ना, ऑब्जेक्ट अगर एक प्लेन में इक्विलिब्रियम में है तो उस ऑब्जेक्ट को अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हम इक्विलिब्रियम में चेक कर लेते हैं। हम चेक कर लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इक्विलिब्रियम में हो। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस यानी कि अगर ये स्फेयर इक्विलिब्रियम में है तो हम इसका अलग से इक्विलिब्रियम चेक कर लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, और अलग से इक्विलिब्रियम चेक कर लेंगे अलोंग वाई एक्सिस। उसका रीजन है, ठीक है, पहले मैं लिखवा रहा हूं ये नोट। इफ एन ऑब्जेक्ट is in equilibrium in a plane, comma, it is sufficient to check that object is in equilibrium along two mutually perpendicular directions. It is sufficient to check that object is in equilibrium along two mutually perpendicular directions. देखो, ये जो स्फेयर है ये इस प्लेन में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो अगर हम चेक कर लेना कि ये स्फेयर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में, तो बस इसका मतलब है कंफर्म्ड है कि ये प्लेन, ये स्फेयर इस प्लेन में इक्विलिब्रियम में होगा। ऐसा क्यों है देखो, अगर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम चेक करें, सिर्फ हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम चेक करें, इक्विलिब्रियम मतलब मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हमने हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम चेक किया यानी कि ये ऑब्जेक्ट ना तो लेफ्ट पे जा रहा है ना राइट पे जा रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम चेक कर लिया, मगर क्या पता ये वर्टिकल ऊपर नीचे चल पड़े। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम तो है, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट तो नहीं जा रहा है, मगर क्या पता वर्टिकल ऊपर नीचे चल पड़े, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम में चेक करते हैं। तो तरीका ही ये है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एक प्लेन में इक्विलिब्रियम में है ना, तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग चेक करते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग भी चेक कर लेते हैं। दोनों डायरेक्शंस में इक्विलिब्रियम में, फिर तो पक्का ये पूरे प्लेन में इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। क्योंकि ना दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जब हम चेक करते हैं तो वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आ जाती है एक्चुअली। एक वेक्टर है ना, वो हमने वेक्टर्स में डिस्कस किया हुआ है कि एक वेक्टर का खुद के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो होता है। तो
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करना और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करने से दो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आ जाती हैं। क्योंकि जो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती हैं उनका वर्टिकल के अलोंग इफेक्ट कोई नहीं होता है, जीरो इफेक्ट होता है। और जो फोर्सेस वर्टिकल के अलोंग होती हैं उनका हॉरिजॉन्टल में इफेक्ट यानी कंपोनेंट जीरो होता है। तो अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम इक्विलिब्रियम चेक कर लें, यानी कि पक्की बात है ऑब्जेक्ट इस पूरे प्लेन में ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हाँ, बस फिर अब इसमें हम करेंगे कि चलो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए चेक करते हैं। फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का मतलब है फोर्स टुवर्ड्स राइट इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। स्फेयर पे स्फेयर पे जितनी फोर्स टुवर्ड्स राइट लग रही है उतनी फोर्स ही टुवर्ड्स लेफ्ट लग रही है, ठीक है। तो उसके लिए जरा चेक कर लेते हैं। देखो, ऐसे केस में जब ये फोर्स कुछ एंगल पे लगती है ना, ये देखो नॉर्मल रिएक्शन N1 एक एंगल पे लग रहा है, एंगल पे लग रहा है तो फिर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट लिया जाता है। क्योंकि ये तो एक एंगल पे है ना, इसका तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स देने पड़ेंगे। तो एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये एंगल 30 डिग्री, इधर ये 30 डिग्री आएगा, ये 30, ये 30। अब नॉर्मल रिएक्शन जो है इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल रिएक्शन N1 इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये 30, ये तो ऊपर वाला होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन N1 लग रहा है ना, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट N1 cos 60 डिग्री होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट N1 cos 60 डिग्री। तो हमने क्या करना है, नेट फोर्स टूवर्ड्स राइट इक्वल टू नेट फोर्स टूवर्ड लेफ्ट। स्फेयर पे टूवर्ड्स राइट कितनी फोर्स लग रही है, N1 cos 60 डिग्री। टूवर्ड लेफ्ट कितनी फोर्स लग रही है, N2। तो टूवर्ड्स राइट जो फोर्स है N1 cos 60 डिग्री, टूवर्ड लेफ्ट जो फोर्स है वो N2, cos 60 होता है हाफ। तो ये आ गया N1 इक्वल टू 2N2। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन लिख के एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको इस स्फेयर के वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए भी चेक करेंगे। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स अपवर्ड शुड बी इक्वल टू फोर्स डाउनवर्ड। स्फेयर पे जितनी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उतनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होनी चाहिए। अब देखो, अपवर्ड डायरेक्शन में N1 का कितना कंपोनेंट, N1 साइन 60 डिग्री, ठीक है, N1 साइन 60 डिग्री। और वर्टिकली डाउनवर्ड उसका वेट लग रहा है mg, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स कितनी है, N1 साइन 60 डिग्री। डाउनवर्ड फोर्स फेयर का वेट ही है mg। साइन 60 होता है √3, यहाँ से तो आंसर ही आ गया। N1 की वैल्यू आ गई 2 mg/√3, ठीक है। N1 की वैल्यू 2 mg/√3, N1 की वैल्यू 2 mg/√3। और N2 की बात करें, पुट N1 इक्वल टू 2 mg/√3 इन 1। इससे जो N2 आएगा ना, वो mg/√3, ठीक है। N2 की वैल्यू आ गई mg/√3। तो इस तरीके से N1 और N2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके आंसर्स आ गए, ठीक है। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट डाउट क्रिएट होता है, एक इम्पॉर्टेंट डाउट क्रिएट होता है। इसमें कुछ बच्चे इसका एक ऑल्टरनेट मेथड सजेस्ट करते हैं। एक ऑल्टरनेट मेथड के, सर हमें ना ये कंपोनेंट लेने की क्या ज़रूरत थी, इतना लंबा चौड़ा क्यों सॉल्यूशन कर रहे हैं, N1 की वैल्यू तो डायरेक्टली आ रही है, मतलब N2 तो चलो देख लेंगे कैसे निकलना है, N1 तो डायरेक्टली आ रहा है, तो उसको देखते हैं। वो बड़ा एक बच्चों के लेवल पे बहुत एक अच्छे लेवल का कंफ्यूजन होता है, वो डिस्कस होना चाहिए। हाँ, डिस्कस कर रहे हैं। हाँ देखो, एक डाउट है, डाउट डाउट ये है कि हम यहाँ N1 के क्यों कंपोनेंट लिए जा रहे हैं, mg के ही कंपोनेंट ले लेते हैं। mg का एक कंपोनेंट N1 के बराबर हो जाएगा, कर देंगे उससे सॉल्व। देखो,
कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन कर ली, ऐसे कंस्ट्रक्शन कर ली, ये 30 डिग्री, इधर ये 30 होगा, ये 60, ऊपर फिर ये 30 डिग्री। ठीक है, ऊपर 30 डिग्री। तो अगर एम जी का डायरेक्टली कंपोनेंट ले लें एन वन के अलोंग, एम जी का एन वन के अलोंग डायरेक्टली कंपोनेंट ले लें, एन वन तो हमारा एक लाइन में आ रहा है। इफ वी डायरेक्टली टेक component of mg along n1, ठीक है, तो उस केस में तो फिर n1 जो है वो mg का कंपोनेंट यानी mg cos 30 डिग्री। n1 की वैल्यू mg के कंपोनेंट के बराबर हो गई, mg cos 30, √3/2 होता है। तो ये तो √3 mg/2 हो गया, √3 mg/2, जो कि गलत है। n1 तो ये है, n1 ये है, ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है। ये क्यों गलत है, इससे आंसर क्यों नहीं आता है, इससे आंसर क्यों नहीं आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट है ये। बच्चों के लेवल पे ये चीज़ें बहुत बच्चों को परेशान करती हैं कि मैं ऐसे करता हूँ, मेरा आंसर क्यों नहीं आया। हाँ, तो कोई सोच के बताओ, सोच के बताओ कि n1 ऐसे निकालने में क्या प्रॉब्लम है वैसे। इसमें गड़बड़ पता क्या है, इसमें गड़बड़ ये है कि बच्चा क्या कर रहा होता है, सिर्फ mg का इस तरफ कंपोनेंट देखा और अकेले n1 को देखा, ये आप गलत कर रहे हो। अगर इस डायरेक्शन में आपने फोर्सेस बैलेंस करनी है, n1 के अलोंग फोर्सेस बैलेंस करनी है, तो सारी फोर्सेस तो देखो। n1 के अलोंग अकेला n1 और mg का ही कंपोनेंट नहीं लग रहा है, n2 का भी इफेक्ट इस लाइन के अलोंग आएगा, n2 का भी इफेक्ट आएगा। ये देखो, इस लाइन के अलोंग आप देख रहे हो ना, n1 की लाइन के अलोंग फोर्सेस देख रहे हैं, N1 की लाइन के अलोंग फोर्सेस देख रहे हैं, तो इस लाइन पे अकेला N1 और mg का ही कंपोनेंट थोड़ी है, N2 का भी एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, N2 का भी एक कंपोनेंट आ रहा है। ये एंगल अगर हम चाहें तो निकल जाएगा, ये अल्फा, अभी मैं इसको अल्फा लिख रहा हूँ, अभी इसको अल्फा लिख दिया है, ये एंगल निकलने को निकल जाएगा ज्योमेट्री से। मिस्टेक इज दैट, हाँ एक मिनट, जरा मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और गुरप्रीत कौर होगी। नहीं नहीं, वो गुरप्रीत एक्चुअली ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनका हो गया वैसे, वोटिंग करवा ली है इनकी। यही तीन है, आप यही तीन दे दीजिए। हाँ जी। कमलेश कुमारी, परमजीत सिंह, स्मृति, गुरप्रीत कौर। आप एमसीडी स्कूल से हैं ना मैम? हाँ, लास्ट टाइम भी आपकी ड्यूटी लगी थी। गुरप्रीत। हाँ जी। परमजीत सिंह। नहीं, परमजीत सिंह। चलिए आप ना चेक कर लीजिए, या अंदर बैठ के देख लीजिए, मैं एक्चुअली क्लास ले रहा था। हम्म।
हाँ जी ठीक है मैडम, तीनों ठीक है। ओके। नहीं नहीं, ये एक ही फैमिली है। हाँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली यहाँ गेट साथ में ही है ना, तो कोई आ गए थे वो एक्चुअली। इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं इस एरिया में। हाँ, मिस्टेक इज दैट along line of n1, component of n2 will also be present। ठीक है, तो एक्चुअल इक्वेशन पता है क्या होगी? एक्चुअल इक्वेशन विल बी n1 इक्वल टू एम जी कॉस 30 डिग्री प्लस n2 कॉस अल्फा, ऐसे होगा ये। देखो, इस डायरेक्शन में, ये फोर्स है n1। ठीक है, इस तरफ फोर्स लग रही है n1। mg का इस तरफ कंपोनेंट है mg cos 30। इस तरफ फोर्स है n1। mg का इस तरफ कंपोनेंट mg cos 30। और एक ये n2 का भी तो इसी लाइन के अलोंग कंपोनेंट है। n1 ऐसे ऊपर की तरफ है, n1 ऊपर की तरफ है, mg का कंपोनेंट नीचे की तरफ है, और n2 cos अल्फा भी नीचे की तरफ है। ठीक है, तो एक्चुअल इक्वेशन तो फिर ये बनेगी, n1 ऐसे ऊपर की तरफ है, mg cos 30 ऐसे n1 के ऑपोजिट है, n2 cos अल्फा भी ऐसे n1 के ऑपोजिट ही जा रहा है, तो ये इक्वेशन बनेगी। और फिर अकेली इस इक्वेशन से थोड़ी सॉल्व होगा, हमें इक्वेशन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लिखनी पड़ती हैं। एक इक्वेशन तो ये लिखनी पड़ेगी, दूसरी इक्वेशन इसके परपेंडिकुलर लिखनी पड़ेगी, जैसे हमने एक्चुअल सॉल्यूशन में जो किया। एक्चुअल सॉल्यूशन में भी तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इक्वेशंस लिखी थी। ठीक है, तो इसमें अगर एक इक्वेशन हमने इस लाइन के अलोंग लिखी, तो दूसरी इसके परपेंडिकुलर लिखनी पड़ेगी। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये इक्वेशन लिखना भी तो थोड़ा मुश्किल है ना। फिर इसके परपेंडिकुलर दूसरी इक्वेशन लिख रहे हैं, वो भी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो इसका सही सॉल्यूशन है वो मैं बता चुका हूँ। एक्चुअल सॉल्यूशन इसका यही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करनी है, और अलग से वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करनी है, वहां से आंसर आ जाएगा। वहां से n1 और n2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। एक इक्वेशन n1 के अलोंग लिख लेंगे, दूसरी n1 के परपेंडिकुलर, अल्फा निकल जाएगा, अल्फा कितना एंगल है, उनको भी सॉल्व करेंगे ना दो इक्वेशन को। एक अलोंग n1 और दूसरी परपेंडिकुलर टू n1, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आंसर सही आएंगे, पीछे जो करेक्ट आंसर निकाले थे उनसे मैच करेंगे। मगर ये सॉल्यूशन लंबा पड़ेगा ना, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लंबा है ये। तो ऐसा सॉल्यूशन अवॉइड किया जाता है, सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो इसको रब कर रहा हूँ, आगे चल रहे हैं। हाँ, आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एक स्फेयर है और दो इंक्लाइन प्लेन्स के बीच में है ये। ऐसे है ये। ठीक है, दो इंक्लाइन प्लेन्स के बीच में पड़ा है ये स्फेयर। एक इंक्लाइन प्लेन का एंगल 45 डिग्री, दूसरे का 30 डिग्री। ये स्फेयर का मास m। क्वेश्चन ये है, स्फेयर इज इन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू inclined planes shown, find normal reactions n1 and n2। find नॉर्मल रिएक्शंस n1 एंड n2। ये n1 और n2 के हैं जो दोनों सरफेसेस से नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं। देखो, लेफ्ट वाला जो इंक्लाइन सरफेस है, लेफ्ट वाला इंक्लाइन, ये जैसे स्फेयर का सेंटर इधर है,
लेफ्ट वाला इंक्लाइन सरफेस इस पे N1 लगा रहा होगा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। और राइट वाला इंक्लाइन सरफेस भी N2 लगा रहा होगा। और ये N1 N2 जो है, दोनों को अगर एक्सटेंड करें स्फेयर के सेंटर से पास करेंगे। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन को नॉर्मल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज नॉर्मल टू सरफेस। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो N1 और N2 दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। N1 और N2 की वैल्यू निकालनी है। हाँ, सोचो इसके बारे। हाँ, जैसे हमने इसमें, वैसे ये क्वेश्चन देने के बाद मैं 5 मिनट देता हूँ कम से कम क्वेश्चन के बारे सोचने के लिए बच्चों को। हाँ, तो अब देखो N1 और N2 दो वेरिएबल हैं। दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एक इक्वेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल लिख दी, दूसरी इक्वेशन अलोंग वर्टिकल लिख दी, यहाँ पे भी यही करेंगे। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम क्योंकि देखो, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए चेक किया, यानी कि ये जो स्फेयर है लेफ्ट या राइट मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। मगर अगर मान लो लेफ्ट या राइट ना मूव करे बट वर्टिकली ऊपर या नीचे चलने लगे, तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के साथ वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विलिब्रियम दोनों के लिए चेक करेंगे। फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, फोर्स टूवर्ड्स राइट इक्वल टू फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट। फोर्स टूवर्ड्स राइट इक्वल टू फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट। टूवर्ड्स राइट जो फोर्स लग रही है N1 का, ऐसे टूवर्ड्स राइट कंपोनेंट देख लेंगे। ये 45 डिग्री, इधर ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ठीक है। तो N1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी फोर्स टूवर्ड्स राइट, N1 cos 45 डिग्री, ठीक है। फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट, N2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये 30 डिग्री, इधर ये एंगल 30 डिग्री, ऊपर वाला 60 डिग्री होगा। तो N2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट N2 cos 60 डिग्री, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और फिर फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए जितनी अपवर्ड फोर्स है उतनी ही डाउनवर्ड फोर्स होनी चाहिए स्फेयर पे। अपवर्ड फोर्स अगर हम देखें, अपवर्ड फोर्स देखो, इधर से N1 का कुछ अपवर्ड कंपोनेंट होगा, ये फोर्स N1 का कुछ अपवर्ड वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट होगा, N2 का भी वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट होगा। तो N1 का अपवर्ड कंपोनेंट क्या है? N1 साइन 45 डिग्री। ये N1 है, ये एंगल 45 डिग्री, तो N1 का अपवर्ड कंपोनेंट तो N1 साइन 45 डिग्री हो गया ना। N1 साइन 45 डिग्री, ठीक है। मैं इधर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, जगह उतनी दिखाई नहीं देगा बाद में कुछ। N1 45 डिग्री, इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट N1 साइन 45 डिग्री। ऐसे ही ये N2, इसका दिखा देता हूँ चलो। इसका ऐसे ऊपर N2 साइन 60 डिग्री, तो N2 साइन 60 डिग्री भी ऊपर की तरफ ही है, ठीक है। N2 साइन 60 भी ऊपर की तरफ। डाउनवर्ड फोर्स तो सिर्फ स्फेयर का वेट है, डाउनवर्ड फोर्स तो सिर्फ स्फेयर का वेट है ना, mg, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब फर्स्ट और बस फिर फ्रॉम 1 and 2, N1 की वैल्यू और N2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। N1 और N2 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इक्वेशन वन से N1 को N2 की टर्म्स में निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 में N1 को N2 की टर्म्स में निकाल के इसमें पुट कर देंगे। N1 को अगर N2 की टर्म्स में निकाल के पुट कर दिया तो अब ये पूरी इक्वेशन अकेली N2 में बन गई। N2 की वैल्यू mg की टर्म्स में आ जाएगी, ठीक है। फिर N2 की जो वैल्यू आई वो इसमें पुट कर देंगे, N2 की वैल्यू इसमें पुट करके N1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये क्लास में करते हैं हम लोग,
क्लास में करते हैं क्योंकि बच्चे जो है बताने के बाद भी पता चला कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, आंसर नहीं निकाल पाए, ठीक है। तो फिर ये भी तो चेक करना है ना कि बच्चे ने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया हो, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके क्लास में आंसर निकाला जाता है क्या है, चेक भी करते हैं कि बच्चों का आया कि नहीं आया सही आंसर, उसके बाद आगे चलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैंने बस लिख दिया है इक्वेशन वन इक्वेशन टू दोनों को सॉल्व करके N1 और N2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें भी पिछले क्वेश्चन वाला डाउट क्रिएट होता है। पिछले क्वेश्चन वाला कि हम यहाँ क्यों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट किए जा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्विलिब्रियम ले रहे हैं, सीधा mg के कंपोनेंट लेके आंसर निकाल लिया जाए। देखो, सीधा mg का कंपोनेंट मतलब ये स्फेयर, मैं सिर्फ मेन मेन फोर्सेस दिखा रहा हूँ। mg, हम इधर से एक n1 दिखा रहे थे ना, n1 ऐसे, ये एंगल 45 डिग्री था, ठीक है। और n2 भी n2 इस तरफ से लग रहा था ऐसे कुछ, ये 60 डिग्री था, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट मतलब इसमें वही डाउट कि mg के कंपोनेंट लेके कर दो, अगेन सिमिलर डाउट, इफ वी सॉल्व बाय डायरेक्टली टेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ mg, मतलब सीधा उठा के लिख दिया n1, ये देखो यहाँ 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री होगा, mg का इस तरफ कंपोनेंट mg cos 45 डिग्री, ठीक है। और फिर mg का इस तरफ कंपोनेंट लेके उसको n2 के बराबर कर दिया। उसमें भी अगर हम देखें कैसे आया, देखो ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, यहाँ ये 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 60 यहाँ 90, तो ऊपर 30 बनेगा। तो mg का इस तरफ कंपोनेंट होगा, mg का इस तरफ कंपोनेंट होगा mg cos 30, n2 इक्वल टू mg cos 30। ये दोनों आंसर गलत हैं, ये दोनों आंसर गलत हैं। ये गलत इसलिए हैं क्योंकि ऐसे देखो, mg का उठा के सिर्फ एक डायरेक्शन में कंपोनेंट थोड़ी ले लेना है, n1 की लाइन के अलोंग n2 का भी कुछ कंपोनेंट आएगा, जरूर आएगा। एक्चुअल इक्वेशन, एक्चुअल इक्वेशन विल बी, अब इसमें मामला ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। n2 को पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट कर दें इधर, n2 को ऐसे n2 को पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट कर दिया, ये एंगल निकालना पड़ेगा, कुछ आ जाएगा ज्योमेट्री से, ये आ जाएगा, ये एंगल अल्फा निकाल दिया। एक्चुअल इक्वेशन ये होगी अलोंग n1, अलोंग n1 क्या होगा, n1 जो है, n1 को mg cos 45 डिग्री तो बैलेंस कर ही रहा होगा, प्लस n2 का भी एक कंपोनेंट आएगा इसके अलोंग, n2 का भी एक कंपोनेंट आ जाएगा, क्योंकि आप ये देखो ना n1, ठीक है, मतलब इस तरफ n1 लग रहा है और इसके ऑपोजिट एक तो mg का कंपोनेंट mg cos 45 डिग्री, और n2 का भी तो कंपोनेंट लग रहा है n2 cos अल्फा। तो जिस तरफ n1 है, n1 के ऑपोजिट mg का कंपोनेंट mg cos 45 डिग्री, और n2 का कंपोनेंट n2 cos अल्फा, दोनों ही तो n1 के ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो n1 आएगा mg cos 45 डिग्री जो n1 के ऑपोजिट है, प्लस n2 cos अल्फा, n2 cos अल्फा भी n1 के ऑपोजिट है, तो n1 इन दोनों के बराबर होगा, ठीक है। तो n1 और n2 में ये तो एक इक्वेशन आई, दूसरी कैसे आएगी, दूसरी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करके आएगी। ये काम बड़ा मुश्किल होता है, इट इज़ अ डिफिकल्ट सॉल्यूशन। ये इसमें चले गए यानी कि अपने लिए हमने प्रॉब्लम्स बढ़ा ली हैं, सॉल्यूशन में अपने लिए समस्या बढ़ा ली हमने, ठीक है। तो एक इक्वेशन n1 और n2 में ये आई, अब दूसरी इक्वेशन n1 की लाइन के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि फिजिक्स में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होती हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो इक्वेशंस होती हैं वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होती हैं। तो एक इक्वेशन n1 के अलोंग लिखी, दूसरी उसके परपेंडिकुलर फोर्सेस को बैलेंस करके लिखेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। फिर अलोंग परपेंडिकुलर टू n1 वो सेकंड इक्वेशन होगी, वो दोनों को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। काम आसान नहीं है, ये तो वही बात हो गई कि सेम सॉल्यूशन हम ज़्यादा मुश्किल से कर रहे हैं, ये वो बात हो गई है, सेम सॉल्यूशन कर रहे हैं बस ज़्यादा, मतलब सेम आंसर निकाल रहे हैं मगर ज़्यादा मुश्किलों से निकाल रहे हैं, अरे क्यों इस चक्कर में पड़ना, ठीक है।
इसमें थोड़ी पढ़ना है। तो जो ऊपर वाला सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही सॉल्यूशन है, उससे जो भी आएगा N1 और N2 का आंसर वही करेक्ट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन करना है जो ऊपर बताया गया है, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम अलग से लो, वर्टिकल इक्विलिब्रियम अलग से, और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ऐसे उठा के mg के कंपोनेंट लोगे ना, हमेशा फंसते रहोगे कहीं ना कहीं। और ऐसे टेढ़े मेढ़े कंपोनेंट लेके, अब देखो N2 का इस तरफ कंपोनेंट है, उसको इग्नोर कर दिया, सीधा mg का कंपोनेंट लेके N1 कर दिया, गलती हो गई। तो N2 का जो कंपोनेंट है उसको भी लो या तो, और N2 का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग ले, तो इक्वेशन उसमें कॉम्प्लिकेटेड बन रही है। तो ऐसी हमने कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम वाली सिचुएशन से बचना है ना, तो सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विलिब्रियम अलग अलग इक्वेशंस लिख के सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ हमने नॉर्मल रिएक्शन की बात की, उस पर कुछ हमने क्वेश्चंस दिए हैं। अभी अगले सेशन में आगे प्रोसीड करेंगे, टेंशन जो फोर्स होती है टेंशन, उसके डिस्कशन में जाएंगे अगले ऑनलाइन सेशन में। ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे। ओके, बाय।